आज हम चर्चा करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ तथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में। लेकिन पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि इतिहास की देख लेते हैं। साल 1916 1916 लखनऊ में कांग्रेस के जो दो गुट थे, नरम दल और गरम दल, उन दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन के बाद कांग्रेस एक शक्तिशाली पार्टी बन के उभरती है। उसी समय कांग्रेस के नेता बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी मुसलमानों के राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसके बीच में एक समझौता होता है जिसका नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट। उस समय जिन्ना, जिसका नाम बहुत ही फेमस होता है भारतीय राजनीति और पाकिस्तान की राजनीति में, कायदे आजम पाकिस्तान के और भारत के विभाजन के खलदाएं, वो जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे और उन्होंने ही मिडिल मैन का काम किया था ये लखनऊ पैक्ट कराने के लिए। इसीलिए स्वर कोकिला सरोजनी नायडू ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की संज्ञा दी थी। जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की संज्ञा दी थी। अब उस लखनऊ पैक्ट का एक पॉइंट जो था, उसमें था सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? जिसमें कि इसके अंतर्गत मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, जिसमें मुसलमान ही कैंडिडेट होते होंगे और मुसलमान ही उसे वोट देंगे। यानी मुसलमानों के लिए अभी जो आरक्षण है एससी और एसटी के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कैंडिडेट एससी एसटी का होता है, लेकिन सभी जातियों के लोग वोट देते हैं। लेकिन इस कानून के बाद, इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम एडॉप्ट करने के बाद, उसकी डिमांड मान लेने के बाद, मुस्लिम लीग की इस डिमांड के बाद क्या होगा, मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र जिसमें सिर्फ मुसलमान वोट देंगे और सिर्फ मुसलमान ही उम्मीदवार होगा, इसको मान लिया गया। और यहीं कांग्रेस ने जो ये डिमांड मानी, सच पूछिए तो भारत विभाजन की नींव डाली गई। उसके बाद भी मुस्लिम लीग की डिमांड कम नहीं हुई, आगे बढ़ता गया। 1937 आते आते उन्होंने उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उस पर प्रेशर बनाया कि मुसलमानों के लिए जो विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार का, संपत्ति का जो कानून होता है, उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। और दुर्भाग्य से कहिए, उस समय की ब्रिटिश सरकार इस डिमांड को मानती भी है। नियम से होना तो क्या चाहिए था, जो सबके लिए जो कानून है वो सभी जनता पर लागू होना चाहिए था, लेकिन धार्मिक आधार पर उसे ये मान लिया गया। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 एप्लीकेशन का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत मुसलमानों को उनके धार्मिक रीति रिवाज से शादी करने का, तलाक देने का, उत्तराधिकार का और संपत्ति का अधिकार या संपत्ति संबंधी जो भी विवाद हो उसको समाधान करने का अधिकार दिया गया। इसे ही शरिया कानून या शरीयत कहते हैं। आज़ादी के बाद भी, और ये भी कहिए कि भारत विभाजन के बाद भी, ये कानून भारत में लागू होता रहा। यानी मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना दिया गया, फिर भी भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू रहे। अब 1967 में आकर के देवबंद के कुछ मौलानाओं ने पटना में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई और उसका जो उद्देश्य था, मुसलमानों में ये जागरूकता लाना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए एक ऑल इंडिया, पैन इंडिया मुस्लिम संगठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और उसको मूर्त रूप दिया गया 1973 में, वो भी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संरक्षण में। सच पूछिए, जो आज जो हम देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसकी मदर, इसकी माता जो है वो इंदिरा गांधी है।
उन्हीं के संरक्षण में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया। और उस समय इसका जो ऑब्जेक्टिव बताया गया, इसका उद्देश्य बताया गया कि मुस्लिमों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए यह संगठन काम करेगा। लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में क्या हुआ, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, वो एक किस्म से जो मुस्लिम लीग थी प्री इंडिपेंडेंस एरा में, उसका पर्याय बनते चला जा रहा है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो रोल मुस्लिम लीग निभा रही थी, वही रोल, सेम भूमिका अदा कर रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ये अभी कोई ऐसा 73 के बाद से आप कोई भी ऐसा कानून गवर्नमेंट बना ले, उसका विरोध ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगी ही। इसलिए क्योंकि इन्हें अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस दिखाना होता है। कोई भी कानून हो, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इनका जो रिलीजियस, ये तो है नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो सिविल कानून, सिविल लॉ से रिलेटेड है। तो इनका जब गठन किया गया था तो कहा गया था कि ये सिविल राइट को, मुसलमानों का जो सिविल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये संगठन बन रहा है। लेकिन ये कहाँ घुस गया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी बना लिया इन्होंने। उस समय ये कहा गया कि उसका जो इशू है बाबरी मस्जिद का, वो क्या है, तो टाइटल सूट का है, तो संपत्ति से रिलेटेड हो गया। तो इन्होंने उसमें भी अपना ये सर घुसा दिया। उसके पहले आप अगर राजीव गांधी के टाइम का 1986 का साहबानो प्रखंड याद कीजिएगा, तो ये वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने राजीव गांधी को प्रेशराइज करके बाध्य कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय को भी उन्हें बदलना पड़ा, कानून पास करके बदलना पड़ा। अब सोचिए, ये कुछ नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कोई सरकारी संगठन नहीं है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एनजीओ है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे मुस्लिम इसको मानते हों। उन्होंने अपने ढंग से बनाया है कि उसमें 61 उलेमा को रखे हैं, उनकी जनरल बॉडी जो है उसमें 201 है। लेकिन जब आप उनका जो उस संगठन को माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि उसके मेंबर कौन कौन है। तो जितने सेपरेटिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट मुसलमान जो हमें दिखाई देते हैं भारत में, वो लगभग सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, चाहे उसमें ओवैसी हो या उमर खालिद का पिता इलियास हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये उसमें इन्होंने जो गठन किया है उसके अनुसार इन्होंने कहा है कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं, चाहे वो पसमानदा हो या दूसरे हो, सबको उन्होंने शामिल किया है। यहाँ तक कि शिया और सुन्नी का भी प्रतिनिधित्व है। जो उनमें क्या वो एक शिया मुसलमान को उपाध्यक्ष का पोस्ट दिया जाता है, जनरल सुन्नी मुसलमान उसके अध्यक्ष होते हैं। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो शुरू से अपने जन्म काल से ही ये एक किस्म से सत्ता को बार्गेन करता रहा है, और सत्ता भी खास करके कांग्रेसी जो थे वो उसके सामने नतमस्तक होते आए हैं। यही कारण है कि उन्होंने ये मान लिया था कि हम जो कहेंगे सरकारों को वो हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन समय बदला, भारतीय जनता ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, और उस निर्णय के बाद उसका जो इफेक्ट दिखने लगा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो न तो कोई सरकारी संस्था है न सारे मुसलमानों की संस्था है, लेकिन परसेप्शन ये बनाया जाता है कि सारे मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं उन्होंने तो डिमांड की थी कि इसे भंग कर देना चाहिए। वो वैसा डिमांड करने वालों में अब सबसे बड़ा नाम तो आरिफ मोहम्मद खां का है।
आरिफ मोहम्मद खान के बारे में लगभग हमको लगता है कि सब किसी को पता होगा, जो अभी केरला के राज्यपाल हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं ताहिर महमूद। ताहिर महमूद ने भी इसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की थी। वैसे ही एक बहुत ही विवादित सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मार्कंडे काटजू, उन्होंने तो कई बार कहा कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। दूसरा सत्य ये भी है कि इसके अलावा भी सियाओं का अलग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और अभी तो एक अलग से ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे और भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गए हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने इस एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इतनी ज़्यादा तरजीह दी कि जनता को लगने लगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उनकी हिमाकत देखिए। उन्होंने ही राजीव गांधी को फोर्स करके सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला भी बदलवाया साहबानों केस में। साहबानों को जो गुजारा भत्ता मिलना था उसको उन्होंने ये कह के प्रचारित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शरिया कानून में इंटरफेयर किया है। और राजीव गांधी, जिसे 400 का प्रचंड बहुमत मिला हुआ था, उस प्रधानमंत्री को भी इनके सामने झुकना पड़ा। लेकिन अभी के प्रधानमंत्री स्ट्रिक्टली उसी को कानून को बदला और 3 तलाक को खत्म किया, लेकिन किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई चूं भी बोल सके। ये फर्क पड़ा है। जिन्हें फर्क नहीं दिखाई देता है उन्हें सिर्फ इस एक एग्जाम्पल से समझ लेना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलता है किसके प्रेशर में, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेशर में। और आज ये इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बोलती बंद हो जाती है। अब अभी जब ज्ञानवापी का मुद्दा आया तो फिर ये अपने बिल से बाहर निकला और कहने लगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा मिली है। वो दे आर डिसअपॉइंटेड। क्यों भाई? इसलिए कि आप जो चाहते हैं वैसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वही निर्णय दे जो ये चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की अभी 3-4 दिन पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट से तो इन्हें निराशा हुई ही है, इन्हें राजनीतिक दलों से भी निराशा हुई है। इनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल ज्ञानवापी मुद्दे पर मुसलमानों का साथ देने को तैयार नहीं है, और उनकी निराशा राज्य सरकारों से भी हुई है। वो कहते हैं कि राज्य सरकारें भी चुप्पी साधे हुई है कि कोई भी ने ऑल इंडिया ज्ञानवापी मस्जिद केस में इनका समर्थन नहीं कर रही है। अर्थात इनका कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आप इनकी बात को मानते हैं तब तक इन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास है, इन्हें भारत के राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में भी विश्वास है। लेकिन अगर आप इनकी बात को नहीं मानते हैं तब इनका इस्लाम भारत में असुरक्षित हो जाता है। और ये अभी कहने लगे, इनका एक मौलाना, वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही मेंबर है, वो कहता है कि मुसलमानों की स्थिति जो है अभी 1857, 1857 और 1947 के जैसी हो गई है, बदतर हो गई है। अब सोचिए, यानी 1947 में बंटवारा के समय में जो हिंदू मुसलमान राइट हुआ था और उस समय जो मुसलमानों की स्थिति थी, आज भी उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये इनका मानना है। अब इस पर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सबको समझना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संवैधानिक या कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लीगल तो है, लीगल मतलब गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एनजीओ है, और इसकी बात को मानना सबके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये कोई समझ ले कि हाँ ये जो बोलता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो बोलते हैं वो सब मानना ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात,
मेरा अपना मानना है कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों, किसी भी देश में उस देश की जनता जो रहती है उस देश की नागरिक होती है, उसे अपने धार्मिक रीति रिवाजों की छूट तो दी जा सकती है, लेकिन सिविल राइट या क्रिमिनल राइट में भेदभाव क्यों? सभी जनता के लिए एक नियम होनी चाहिए और ये हमारे संविधान में भी दिया हुआ है। इसलिए इसमें मेरा मत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या और भी जो भी पर्सनल लॉज हैं उन्हें ख़त्म करके उसके जगह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होनी चाहिए। सबसे पहली तो ये जैसे लागू होगा उसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रिलीवेंस है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब पर्सनल लॉ ही नहीं रहेगा तो पर्सनल लॉ बोर्ड किस काम का। तो वैसे में मेरा अपना मत है कि सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करे, उसे पारित करे, और वो पारित करने के बाद ऐसे जो ये देश विरोधी संगठन है, इसे तो मैं तो देश विरोधी मानता हूँ, क्योंकि ध्यान दीजिए कोई भी प्रोग्राम ला दे सरकार उसका ये विरोध करेगी, क्योंकि ये विरोध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। कभी ये नहीं कर सकती है कि हाँ सरकार ने हमारे लिए मुसलमानों के लिए कोई अच्छा भी काम किया है, इन्हें तो ब्लैकमेल करना है। तो अब जब रियलिटी क्या है कि मदरसों में जो पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप है मोदी सरकार में पहले की अपेक्षा मतलब डबल से भी ज़्यादा दिया गया है, लेकिन कोई मुस्लिम संगठन इसकी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तारीफ करेंगे तो फिर इनका सपोर्ट घटने लगेगा। वैसी स्थिति में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करने से ज़्यादा अच्छा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म किया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड जितना जल्दी हो उसे पास किया जाए।